हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स पर आरोप लगा है कि उसने खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही गांव पर बम गिराए। कहा गया कि निशाना आतंकवादी थे, लेकिन रिपोर्ट्स में साफ है कि कई निर्दोष नागरिक मारे गए। इस घटना पर इंडिया ने भी UNHRC में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। यह सवाल खड़ा करता है, क्या पाकिस्तान अपनी ही जनता को सुरक्षा देने में नाकाम हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं UPSC सिविल 360, जहां आप बिना स्क्रीन देखे सिर्फ सुनकर रह सकते हैं 24/7 अपडेटेड, बिल्कुल UPSC इनसाइट्स के साथ। आज हम एक काफ़ी गंभीर और थोड़ी चौंकाने वाली घटना पर चर्चा करेंगे। ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, जिसे हम शॉर्ट में KPK भी कहते हैं, उस प्रांत से सामने आई है। रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स मतलब PAF ने तिराह वैली में अपने ही देश के एक इलाके पर बमबारी की है। हाँ, और ये घटना सिर्फ आप कह सकते हैं एक अकेली इंसिडेंट नहीं है। ये अपने आप में कई अहम और गंभीर सवाल खड़े करती है, जैसे कि पाकिस्तान की अपनी इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या है, उसकी अपनी ही जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही कितनी है, और फिर इस तरह की घटनाओं का उस पूरे क्षेत्र पर और ख़ास तौर पर इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा में हम इन्हीं सब पहलुओं को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर हुआ क्या है वहां। जो खबरें, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो क्या बता रही हैं? कहा जा रहा है कि PAF के JF-17 थंडर जेट्स ने, ये लड़ाकू विमान है। हाँ, फाइटर जेट्स ने तिरा वैली के एक गांव पर बम गिराए। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया है कि ये चाइनीज मेड LS-6 बॉम्ब्स थे। अब दावा तो ये किया गया है कि निशाना मिलिटेंट्स थे, आतंकवादी थे। लेकिन कई सोर्सेज, और इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI पार्टी की नेता भी शामिल हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस हमले में आम नागरिक मारे गए हैं, सिविलियंस की जानें गई हैं। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, यहीं पर स्थिति थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है, क्योंकि जो डिटेल्स सामने आ रहे हैं उनमें थोड़ा विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शंस है। जैसे कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में तो करीब 30 लोगों के मारे जाने की बात थी। 20 लोग? हाँ, और वहीं इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जिसमें UNHRC मतलब यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भारत के बयान का जिक्र है। उसमें 24 मौतों की बात कही गई, और उन 24 में से 10 आम नागरिक थे, सिविलियंस। अच्छा। तो एक तरफ तो PTI और वहाँ के लोकल लोग हैं, वो इसे सीधे सीधे जेट बॉम्बिंग बता रहे हैं, हवाई हमला। लेकिन दूसरी तरफ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जाहिर है सरकार का हिस्सा है, हाँ, सरकार का पक्ष, हाँ, उनका कहना है कि जी कोई हवाई हमला हुआ ही नहीं, ये तो बम बनाने का जो सामान था, विस्फोटक थे, वो दुर्घटनावश फट गए, मतलब एक्सीडेंटल डेटोनेशन हो गया। अरे ये तो बिल्कुल दो अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ जानबूझकर हवाई हमला और दूसरी तरफ एक हादसा। बिल्कुल। और सच्चाई क्या है, इसे पुख्ता तौर पर वेरीफाई करना, कंफर्म करना बहुत मुश्किल है, खासकर ऐसे इलाके में जो पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट रिडन रहा है। लेकिन फैसिनेटिंग बात यही है, जैसा आपने कहा, कि दो बिल्कुल उलट दावे क्यों किए जा रहे हैं। क्या ये सच दबाने की कोशिश है या वाकई कंफ्यूजन है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और यहाँ बात और भी गंभीर हो जाती है, और कह सकते हैं कि हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान पर अपने ही नागरिकों पर बमबारी का आरोप लगा हो। सही कहा। ठीक इसी इलाके में, तिरा वैली में ही करीब 14 साल पहले, साल 2010 में भी बिल्कुल ऐसी ये घटना हुई थी। तब सरावेला नाम के गांव पर बमबारी की खबरें आई थी। हाँ, वो घटना भी काफी विवादित रही थी। मुझे याद है, शुरुआत में तो पाकिस्तानी मिलिट्री ने बिल्कुल इनकार कर दिया था, कहा था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, पहले इनकार? हाँ, बिल्कुल डिनायल मोड में थे। लेकिन फिर जब इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मीडिया में खबरें आने लगीं, तस्वीरें, वीडियोस वगैरह सामने आए, तो दबाव बहुत बढ़ गया। और आखिरकार जो उस वक्त के आर्मी जनरल थे, अशफाक परवेज कयानी, उन्हें पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी थी। माफी मांगी थी? हाँ, और उन्होंने माना था कि 40 से ज्यादा सिविलियंस गलती से मारे गए थे। गलती से? बल्कि कुछ रिपोर्ट्स तो ये नंबर 60 से लेकर 100 सिविलियंस तक बताते हैं। 40 से 100 आम नागरिक, और वो भी गलती से? ये तो... हाँ, और विडंबना देखिए, आयरनी ये है कि जिस कबीले पर, जिस ट्राइब पर यह हमला हुआ था, वो कथित तौर पर प्रो गवर्नमेंट मानी जाती थी, सरकार समर्थक। सरकार समर्थक कबीले पर बमबारी? ये कैसे हो सकता है? मतलब ये तो बहुत ही चौंकाने वाला है। क्या ये सिर्फ इंटेलिजेंस फेलियर था, या इसके पीछे कोई और कहानी है? देखिए, यही सवाल तो सबसे अहम है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये एक पैटर्न सा दिखाता है, एक ढर्रा। ये पाकिस्तान के अंदर जो केंद्र और परिधि का संघर्ष है, जिसे सेंटर पेरिफेरी कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं,
उसको उजागर करता है। केंद्र परिधि संघर्ष, थोड़ा समझाएंगे इसे? मतलब ये कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, जिसे अक्सर पंजाब सेंट्रिक माना जाता है, उसका रवैया अपने पेरिफेरल रीजन्स जैसे केपीके और बलूचिस्तान के लोगों के प्रति अक्सर सवालों के घेरे में रहा है। ये भावना पाकिस्तान बनने के समय से ही कहीं ना कहीं मौजूद रही है, क्योंकि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर काफी हद तक पंजाब में कॉन्सेंट्रेटेड रही है। तो इन सीमांत प्रदेशों में, चाहे वो केपीके हो या बलूचिस्तान, वहाँ विकास और प्रतिनिधित्व की कमी महसूस की जाती रही है। अच्छा। और वहाँ के लोगों में अक्सर ये गहरी भावना होती है कि उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है, सेकेंड क्लास सिटीजन। आप सोचिए, अगर 2010 वाली जो घटना थी वो लाहौर या इस्लामाबाद जैसे शहर में हुई होती तो हंगामा मच जाता। बिल्कुल, शायद प्रतिक्रिया बहुत अलग होती। हो सकता है कोई स्मारक बनता, भारी मुआवजा दिया जाता, नेशनल मॉर्निंग होती। लेकिन सरावेला, जो कि एक दूर दराज का कबायली इलाका है, वहां मामले को रफा दफा करने की कोशिश हुई, माफी मांगकर बात खत्म कर दी गई। ये रवैया ही उस गहरे विभाजन को दिखाता है। तो फिर इस तरह की जो घटनाएं बार बार हो रही हैं, इसका नतीजा क्या होता है? अगर सरकार समर्थक समझे जाने वाले लोगों पर ही बम गिरेंगे तो जाहिर है उनके मन में सरकार के प्रति गुस्सा आएगा, अविश्वास पैदा होगा। वो एंटी गवर्नमेंट हो सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या इससे तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी जैसे जो एक्सट्रीमिस्ट संगठन हैं, उनको फायदा नहीं मिलेगा? वो इस भावना का इस्तेमाल कर सकते हैं ना? सिटीजन्स के बीच जो ट्रस्ट है, जो भरोसा है, उसकी खाई को और गहरा करती हैं। जब लोगों को लगता है कि उनका अपना देश, अपनी ही सरकार उन्हें सुरक्षा देने की बजाय निशाना बना रही है, तो ये एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के लिए आप कह सकते हैं एक उपजाऊ जमीन तैयार करती है। हमने बलूचिस्तान में देखा है कि कैसे BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे आंदोलन खड़े हुए। उसका एक बड़ा कारण स्टेट द्वारा की गई कथित ज्यादतियां और नजरअंदाजी रही है। लोग तंग आकर हथियार उठा सकते हैं, या फिर जो पहले से मौजूद मिलिटेंट गुट हैं उनमें शामिल हो सकते हैं। ये टीटीपी जैसे गुटों के लिए रिक्रूटमेंट का एक आसान जरिया बन जाता है। वो कह सकते हैं, देखो तुम्हारा राज्य ही तुम्हारा दुश्मन है, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। तो फिर ये सवाल दोबारा से खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ इंटेलिजेंस की इतनी बड़ी फेलियर है कि वो अपने ही समर्थक कबीलों को आतंकवादी समझ बैठते हैं, और वो भी एक ही इलाके में, एक बार नहीं बल्कि 2 बार? या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी, शायद ज्यादा खतरनाक स्ट्रैटेजी काम कर रही है? यही एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या ये बार बार होने वाली भयानक खुफिया चूक है, एक टेरिबल इंटेलिजेंस फेलियर, या फिर इसके पीछे कोई गहरी, ज्यादा निर्मम रणनीति है? देखिए, दोनों ही सूरतों में ये पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म अप्रोच और उसकी इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट में एक गंभीर खामी, एक सीरियस फ्लॉ की ओर इशारा करता है। हाँ, ये तो है। और ऐसी घटनाएं पाकिस्तान की अपनी आंतरिक स्थिरता के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। ये अलगाव, गुस्सा और कट्टरता को बढ़ावा देती हैं, जो फिर पूरे क्षेत्र की शांति के लिए खतरा बन सकता है। अब आते हैं भारत की प्रतिक्रिया पर। इस घटना पर इंडिया का रिएक्शन काफी तीखा रहा है, काफी स्ट्रांग रहा। UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारतीय डिप्लोमेट क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि पाकिस्तान अपने ही लोगों पर बमबारी कर रहा है, बॉम्बिंग देयर ओन पीपल। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को सलाह भी दी कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK को खाली करे, अपनी गिरती इकोनॉमी, सेना के दबदबे वाली पॉलिटिक्स, खराब ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड और टेररिज्म को सपोर्ट देने जैसे मुद्दों पर ध्यान दे। तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। ऐसा लगता है कि भारत ने इस मौके का इस्तेमाल किया है पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम्स और टेररिज्म से उसके कथित लिंक्स को इंटरनेशनल मंच पर हाईलाइट करने के लिए। जो एक इम्प्लिकेशंस है, रणनीतिक निहितार्थ है। पहला तो जैसा आपने कहा, भारत का UNHRC में दिया गया बयान एक महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक मूव है। ये पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश है, खासकर ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर उसकी छवि को धक्का पहुंचाने की कोशिश। भारत खुद को एक जिम्मेदार देश के तौर पर पेश कर रहा है, जो पाकिस्तान के इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस को उजागर कर रहा है। ये तो हुआ पहला पहलू, और दूसरा रणनीतिक पहलू क्या है जो ज्यादा चिंताजनक हो सकता है? दूसरा और शायद ज्यादा चिंताजनक पहलू वो रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद, JM
और हिजबुल मुजाहिदीन HM जैसे भारत केंद्रित आतंकवादी संगठन, ये दोनों ही संगठन भारत में कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। हाँ बिल्कुल। वो अपने ठिकाने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पंजाब से हटाकर KPK में शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ इंटेलिजेंस सोर्सेज ये बताते हैं कि इस शिफ्टिंग में पाकिस्तानी स्टेट की मौन सहमति या शायद जानबूझकर उन्हें वहां धकेलना शामिल हो सकता है। इसका मतलब क्या है भारत के लिए? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? ये शिफ्टिंग क्यों हो रही है? इसका सीधा मतलब यह है कि भविष्य में अगर भारत को किसी बड़े आतंकी हमले के जवाब में कोई जवाबी कार्रवाई या काउंटर टेरर ऑपरेशन करना पड़ता है, जैसे अतीत में ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदमों के दावे किए गए हैं, हाँ दावे हुए हैं, तो उसका निशाना पंजाब के बजाय KPK बन सकता है। अगर इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान शायद KPK के लोगों की सुरक्षा की परवाह किए बिना उन्हें एक तरह का स्ट्रेटेजिक बफर जोन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। स्ट्रेटेजिक बफर जोन, ये क्या होता है? इसे थोड़ा और समझाएंगे प्लीज। इसका मतलब ये हो सकता है कि पाकिस्तानी सत्ता का विचार ये हो कि आतंकवादी ठिकाने भी KPK में रहें और अगर भारत कोई जवाबी कार्रवाई करे तो उसका खामियाजा भी वहीं के लोग भुगते, न कि पंजाब जो पाकिस्तान का दिल माना जाता है, जहां पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर केंद्रित है। ये पाकिस्तान की अपनी ही आबादी के प्रति एक गहरी असंवेदनशीलता, एक तरह की निष्ठुरता, कैलसनेस को दर्शाता है। ये दिखाता है कि शायद पाकिस्तानी प्रतिष्ठान KPK को एक तरह से खर्च करने लायक या एक्सपेंडेबल मानता है। ये एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक संभावना है। ये वाकई बहुत गंभीर बात है। भारत ने UNHRC में पाकिस्तान की आलोचना तो की, इसके अलावा और क्या कहा? क्या सिर्फ पाकिस्तान पर फोकस था? नहीं, भारत ने पाकिस्तान पर स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म के अलावा UNHRC की कार्यप्रणाली पर भी टिप्पणी की। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने कहा कि काउंसिल को यूनिवर्सल, ऑब्जेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव अप्रोच अपनाना चाहिए। नॉन सिलेक्टिव मतलब किसी देश को चुनकर निशाना नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बातचीत, कोऑपरेशन और क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस होना चाहिए और यह हमेशा संबंधित देश की सहमति से होना चाहिए। भारत ने किसी देश विशेष को निशाना बनाने वाले प्रस्तावों यानी कंट्री स्पेसिफिक मैंडेट्स की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई। कहा कि इससे पक्षपात और सिलेक्टिविटी की धारणा बढ़ती है और ये काउंसिल के मूल काम से ध्यान भटकाता है। तो संक्षेप में भारत ने UNHRC के भीतर कम पॉलिटिकलीकरण और ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की वकालत की। अच्छा, समझ गया। तो सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इन सब का मतलब क्या निकलता है? अगर हमें इसे संक्षेप में समझना हो तो क्या मुख्य बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, संक्षेप में कहें तो पहली बात तो ये है कि KPK में PAF द्वारा कथित बमबारी जो 2010 की सरावेला घटना की दर्दनाक याद दिलाती है। दूसरी बात, पाकिस्तान के भीतर केंद्र और परिधि के बीच बढ़ता तनाव और अलगाव की भावना, खासकर KPK और बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों में। तीसरी, इस तरह की घटनाओं से रेडिकलाइजेशन और TTP जैसे समूहों के मजबूत होने का खतरा। चौथी, इंडिया की तरफ से UNHRC में तीखी डिप्लोमेटिक प्रतिक्रिया जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्तर पर घेरने की कोशिश है। और पांचवी और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक बात वो ये कि टेररिस्ट ठिकानों के POK और पंजाब से KPK में शिफ्ट होने की खबरें और इसके गंभीर स्ट्रेटेजिक मायने जो संभावित रूप से KPK को भविष्य में इंडिया पाकिस्तान के बीच टेररिज्म से संबंधित तनाव का एक नया केंद्र बना सकता है। और अंत में इन सब का आम लोगों पर क्या असर पड़ता है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है शायद। बिल्कुल। अंततः ये सारी घटनाएं उन आम नागरिकों पर पड़ने वाले भयानक असर को उजागर करती हैं जो इस संघर्ष के बीच पिस रहे हैं, चाहे वो सीधे बमबारी में मारे गए हों या फिर उस इलाके में बढ़ती अस्थिरता, आतंकवाद और जवाबी मिलिट्री एक्शंस के कारण पीड़ित हों। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पाकिस्तान 2010 की तरह इस बार भी गलती मानकर माफी मांगेगा या फिर जनरल आसिम मुनीर के नेतृत्व में इसे दबाने या इनकार करने की कोशिश करेगा, जैसा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के शुरुआती बयानों से लग रहा था।
ये घटना पाकिस्तान की स्टेट अकाउंटेबिलिटी, उसकी गहरी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस और उसके पड़ोसियों खासकर इंडिया पर पड़ने वाले प्रभावों को एक साथ रेखांकित करती है। ये स्थिति इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजीज, स्टेट की जवाबदेही और रीजनल जियोपॉलिटिक्स के जटिल ताने बाने को दर्शाती है। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की ये घटना उसकी इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर्स का नतीजा है, या फिर ये टेररिज्म से निपटने की एक डेस्परेट स्ट्रैटेजी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360, द ओनली यूपीएससी चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ज़रूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।